अध्याय 151 बात फैलाना। क्लब पर नज़र रखो। चूंकि हमने अध्यक्ष रमाकांत को नियंत्रण में ले लिया है, इसलिए अभी उसकी जान बख्शना अपरिणामी है। वह कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अमीर व्यवसायियों के एक समूह को नियंत्रित करना मेरी आत्मविश्वास सीमा से परे है, लेकिन एक व्यक्ति को नियंत्रित करने का आत्मविश्वास अभी भी मेरी पहुंच में है, रोहित ने कहा। रोहित पहले ही अपनी कार से शहर के केंद्र में लौट आया था और वह तुरंत रोज बार में उस कौशिक को खोजने नहीं गया। ये जाने बिना बस जल्दबाजी करना बहुत लापरवाह होता कि कौशिक वास्तव में किस तरह का अस्तित्व था। इसलिए सबसे अच्छी विधि कुछ दिनों तक इंतजार करना था। क्लब में जो हुआ उसकी खबर फैलने के बाद कौशिक इसे सुनकर अनिवार्य रूप से कुछ प्रतिक्रिया दिखाएगा। तब दोस्त या दुश्मन एक नज़र में साफ हो जाएगा। उपेंद्र गुप्ता के साथ मेरी बातचीत के दौरान उसने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि मैंने कुछ लोगों का रास्ता रोक दिया है। वे लोग शायद अंकुश से अभेद्य रूप से जुड़े हुए हैं, रोहित ने माथे पर बल डालते हुए सोचा। आखिरकार अगर मैं सफलतापूर्वक जयपुर शहर का भूत नियंत्रक बन गया तो अंकुश को जाना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे और उसके बीच पहले हुए टकराव को देखते हुए वह निश्चित रूप से जयपुर शहर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए रोनी की मौत अगर उसके द्वारा रची गई है तो यह संभव है। जहां तक रोनी को क्यों मारा गया, वास्तविक इरादा हत्या ही नहीं था। यह शायद मुझे लक्षित कर रहा था और इसका केवल एक उद्देश्य था, प्रॉक्सी द्वारा हत्या, मर्डर बाय प्रॉक्सी टिल्ड। ये वाक्यांश अचानक रोहित के दिमाग में आया। अगर अंकुश जानता था कि मेरे और क्लब के बीच संघर्ष होगा तो वह आज के परिणाम से खुश होगा। नहीं, उपेंद्र गुप्ता इतना मूर्ख नहीं है कि स्वेच्छा से इस्तेमाल हो जाए। जब तक कि उसे भी अंधेरे में न रखा गया हो, कुछ लाभ का वादा किया गया हो और मुझे खत्म करने का अवसर ढूंढा हो। रोनी के परिवार की मौत क्लब से संबंधित हो सकती है। इस ज्ञान से यह संघर्ष और विरोध बस टकरा जाएगा। अगर ऐसा है तो ये सब रच रहा व्यक्ति वास्तव में भयानक है, रोहित ने सोचा। उसका दिल और ठंडा होता जा रहा था। जितना अधिक उसने सोचा उतना ही उसे लगा कि यह अटकल सही थी। अन्यथा अंकुश मुझसे एक पैर गंवाने के बाद क्यों छिपा रहेगा और खुद को नहीं दिखाएगा। अगर वह गुस्से में आकर मुझसे बदला लेने की कोशिश करता तो रोहित कम चिंतित होता। वे लोग जो घात लगाए बैठे हैं, मुझसे निपटने के लिए विभिन्न ताकतों को जुटा रहे हैं, वे वास्तव में भयभीत करने वाले हैं। ठीक उसी पल रोहित का फोन अचानक बजा। ये किसी भूत नियंत्रक का कॉल नहीं था, बल्कि एक नियमित सेल फोन कॉल था। कॉलर आईडी पर दिखाया गया अध्यक्ष रमाकांत। मैंने निकलने से पहले अध्यक्ष रमाकांत को अपना नंबर दिया था। वह अब मुझे कॉल कर रहा है। रोहित की आंखें चमकी जैसे ही वह तुरंत सतर्क हो गया। हालांकि उसने फिर भी कॉल का जवाब दिया। हेलो रोहित, मिस्टर रोहित बोल रहे हैं। अध्यक्ष रमाकांत की आवाज़ फ़ोन पर आए, अभी भी अविश्वास से भरी हुई थी। रोहित ने कहा, मैं हूँ अध्यक्ष रमाकांत, क्या तुम्हें बस 1 घंटे बाद ही मेरी याद आ गई? अध्यक्ष रमाकांत ने जवाब दिया, मिस्टर रोहित, एक महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आपको अवश्य बतानी चाहिए। वह क्या है? वह उपेंद्र गुप्ता जिसे आपने क्लब में मारा था, वह वापस जिंदा हो गया, अध्यक्ष रमाकांत ने कहा। उसके लहजे में अभी भी अविश्वास का भाव था। क्या? ये सुनकर रोहित, जो गाड़ी चला रहा था, हैरान रह गया और लगभग अचेतन रूप से ब्रेक मार दिया। वाहन अचानक रुक गया और पीछे की कार लगभग उससे टकरा गई। उपेंद्र गुप्ता वापस जिंदा हो गया। ये कैसे संभव है? यह जरूर एक मजाक होगा, ऐसी चीजें नहीं की जा सकती। उपेंद्र गुप्ता को मैंने व्यक्तिगत रूप से मारा था, उसका सिर मैंने ले लिया था और सुनिश्चित होने के लिए मैंने उपेंद्र गुप्ता के सिर पर एक अतिरिक्त गोली भी चलाई थी। यहाँ तक कि एक भूत नियंत्रक भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर का भूत कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़ दिया गया था और वह संभवतः उसकी मदद नहीं कर सकता था। उस तरह की स्थिति में केवल एक ही रास्ता था, मृत्यु। लेकिन अध्यक्ष रमाकांत ने कहा कि वह वापस जिंदा हो गया। हालांकि अध्यक्ष रमाकांत के लहजे को देखते हुए ये बताना संभव था कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। उपेंद्र गुप्ता वास्तव में वापस जिंदा हो गया होगा, अन्यथा अध्यक्ष रमाकांत निश्चित रूप से इस तरह से बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसके लिए कोई लाभ नहीं है। इसके बजाय वह झूठ बोलकर रोहित को नाराज कर सकता था और उसके द्वारा मारा जा सकता था। वह कैसे वापस जिंदा हुआ? क्या तुमने देखा? रोहित ने गहरी आवाज में पूछा। अध्यक्ष रमाकांत ने फोन पर पिछली स्थिति का मोटा मोटा वर्णन किया। सुनने के बाद रोहित भी क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। क्या ये भी संभव है? उस भूत ने वास्तव में उपेंद्र गुप्ता को पुनर्जीवित करने में मदद की। भयंकर भूत इतने दोस्ताना कब से हो गए?
उसे इतना मददगार भूत कहाँ मिला? यहाँ तक कि अगर एक भूत मास्टर मर जाता है तो भी उसे बचाया जा सकता है। उपेंद्र गुप्ता न केवल वापस जिंदा हो गया है, बल्कि वह ये भी चाहता है कि मैं उससे निपटने का रास्ता खोजने के लिए 3 दिनों के भीतर क्लब को 10 अरब से फंड दूं, अध्यक्ष रमाकांत ने जोड़ा। ये बहुत सामान्य है। अगर वह नहीं मरा है तो बेशक वह मुझसे बदला लेना चाहेगा। आखिरकार मैंने लगभग उसका क्लब नष्ट कर दिया। कोई भी इसे अस्वीकार्य पाएगा। हालांकि तुम उसे नरमी से याद दिला सकते हो कि ये दूसरों का उपयोग करके अपना गंदा काम करवाने की अंकुश की रणनीति हो सकती है। चलो देखते हैं कि उपेंद्र गुप्ता क्या करेगा। जब समय आएगा, चाहे वह मुझसे या अंकुश से निपटने का चुनाव करे, मुझे बताना, रोहित ने कहा। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या वह अंकुश जयपुर शहर का प्रभारी व्यक्ति है? अध्यक्ष रमाकांत ने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, हाँ वही है। और कौन हो सकता है? वर्तमान में वही जयपुर शहर में सभी अलौकिक घटनाओं का प्रबंधन कर रहा है और उसके पास असीमित अधिकार है। आज की जानकारी मेरे लिए बहुत उपयोगी रही है। अगर तुम इसी तरह ईमानदार बने रहे तो तुम्हारा वह नया शरीर भी बहुत आज्ञाकारी रहेगा। जहां तक क्लब को फंड देने के लिए 10 अरब की बात है, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इसे दे देते हो तो तुम मरे हुए के बराबर हो। मैं तुम्हें पैसे खर्च करके उपेंद्र गुप्ता को मुझे मारने में मदद करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? मैं समझता हूँ। मैं मना करने के लिए एक बहाना ढूंढूंगा, अध्यक्ष रमाकांत ने घबराकर कहा। अब जब तुम समझते हो तो इसे यहीं छोड़ देते हैं। मैं अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ और कॉल लेना खतरनाक है। ये यातायात कानूनों के खिलाफ है और आसानी से दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, रोहित ने कहा। क्या तुम्हें अभी भी यातायात कानूनों का डर है? मानव कानून तुम्हें नहीं रोक सकते, है ना? जल्दबाजी में अध्यक्ष रमाकांत ने फिर से पूछा। मिस्टर रोहित, रुको। मेरी गर्दन का क्या? क्या मेरा सिर सच में दुर्घटना से गिर सकता है? बेशक, इसलिए तुम्हें एक डॉक्टर ढूंढना चाहिए जो इसे सिल दे ताकि चेहरा धोते समय गलती से अपना सिर न खोद दो, रोहित ने कहा। शुभकामनाएं। उसने अध्यक्ष रमाकांत के साथ बातचीत जारी नहीं रखी और सीधे फोन काट दिया। अध्यक्ष रमाकांत को अभी के लिए अकेला छोड़ देते हैं। एक बार जब वह अपनी स्थिति का पता लगा लेगा तो वह जान जाएगा कि आगे क्या करना है। आज अध्यक्ष रमाकांत की हरकतें सही थीं, क्योंकि आज वह अनजाने में उपेंद्र गुप्ता की उससे निपटने की योजना पर ठोकर खा गया। रोहित ने रोनी के साथ मामले को अस्थायी रूप से अलग रख दिया। हालांकि इससे ये भी पुष्टि हुई कि रोनी की मौत क्लब के हाथों नहीं हुई थी, बल्कि एक तीसरा पक्ष शामिल था। ये तीसरा पक्ष बहुत संभावना है कि अंकुश हो। ऐसा लगता है कि एक बार फिर अंकुश से संपर्क करना आवश्यक है, रोहित ने मन ही मन सोचा। जैसे ही वह आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक गाड़ी चलाकर गया, उसके फोन पर एक संदेश आया। भाई रोहित, मुझे बचाओ, मैं हिरासत केंद्र में हूँ। ये केशव का एक पाठ संदेश था। इस बच्चे ने क्या किया? हिरासत केंद्र में खेलने के लिए भाग गया। रोहित इस समय केशव की परेशानी नहीं लेना चाहता था। आखिरकार हिरासत में होने से उसकी जान नहीं जाएगी। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत उसका स्थान जांच किया, जो पता चला कि कप्तान अभिजीत के अधिकार क्षेत्र में था। वह अभी अंकुश को खोजने के बारे में सोच रहा था, ये याद करते हुए कि कप्तान अभिजीत अंकुश के अधीनस्थों में से एक होना चाहिए। वह अंकुश से संपर्क करने में मदद कर सकता है। इस विचार के साथ रोहित ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाया और बाहर निकल गया। अध्याय 152। हर कोई प्रतिभाशाली है। हिरासत केंद्र। केशव पैर मोड़कर बैठा था, निराश दिख रहा था, माथे पर बल डाले लगातार अपने दिमाग में एक सवाल पर विचार कर रहा था। उसने किया क्या था? उसने कल जो कुछ भी हुआ था उसे ध्यान से याद किया, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सका कि उसने क्या गलत किया था। अंत में उसने अपने दिल में एक जवाब के साथ निष्कर्ष निकाला। उसे निश्चित रूप से गलत फंसाया गया था। हिरासत केंद्र के अंदर वह अकेला नहीं था, कई अन्य लोग थे जिन्हें अपराध करने के आरोप में पकड़ा गया था। वे केशव की तरह गहरे विचारों में नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया। भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने क्या किया? किसी ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैं बस गलती से अंदर चला आया। किस तरह की गलती? ठीक है, यह इस तरह था, कल मैंने गलती से कुछ ड्रिंक्स पी लीं, फिर मैं गलती से एक खूबसूरत महिला से टकरा गया जो भी नशे में थी, और मैंने गलती से उसे एक होटल में ले गया। उसके बाद मैंने गलती से गिर भी गया और गलती से सुबह तक सो गया। जब लड़की जागी तो उसने गलती से अपना फ़ोन छुआ और गलती से पुलिस को घटना की सूचना दी, और फिर मैं गलती से यहाँ आ गया।
20 के दशक का एक युवक वहां मासूमियत से बैठकर कह रहा था, तुम लोग बताओ, क्या ये बस मेरा बहुत मासूम होना नहीं है? वास्तव में काफी दुर्घटना है। युवक ने पूछा, और तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो और भी मासूम हूँ। मैं बस एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचता है। परसों एक ग्राहक मुझसे एक स्कूटर खरीदना चाहता था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर गली से स्टॉक लेने गया। मैंने एक दुकान के सामने एकदम नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा देखा। मैंने लॉक तोड़ दिया, इसे ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे डिलीवर कर पाता, मुझे पकड़ लिया गया। उन्होंने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया। ये कितना हास्यास्पद है। मैं दिन के उजाले में स्टॉक खरीद रहा था, जायज व्यापार कर रहा था। मैं चोर कैसे बन गया? ये तो बस बकवास है। तुम भी वास्तव में बदकिस्मत हो, दोस्त। और तुम यहाँ कैसे आए? युवक ने केशव से पूछा। केशव ने कहा, कल रात मैं रास्ता भटक गया, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं एक अनजानी गली में भटक गया और एक बूढ़ी महिला से टकरा गया जिसने पूछा कि क्या मुझे बड़ी स्वास्थ्य सेवा चाहिए। मैंने निश्चित रूप से मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने मुर्गा खाने के बारे में कुछ सुना और मैं सहमत हो गया। लेकिन निजी कमरे में एक अज्ञात बूढ़ी महिला अंदर आए और मेरी पैंट उतारने लगी। बेशक मैं उसे सफल नहीं होने देने वाला था। मैंने लात मार दी और फिर मुझे यहाँ लाया गया। तुम लोग न्यायाधीश बनो, एक वयस्क को मुर्गा खाने में क्या गलत है? क्या कोई गलती है? निश्चित रूप से नहीं, इसलिए मुझे यकीन है कि मुझे गलत फंसाया गया। तुम सब में सबसे बदकिस्मत हो। आजकल लोग मामलों को संभालने में वास्तव में पर्याप्त सावधान नहीं हैं। मैं इससे संबंध बना सकता हूँ, एक हट्टा कट्टा आदमी ने सिर हिलाया और कहा। केशव ने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो तुमसे भी ज्यादा गलत फंसाया गया हूँ। मैंने बस सड़क पर कुछ लड़कियों से उनके बटुए मांगे। मैं स्पष्ट कर दूं, उन्होंने मुझे वे स्वेच्छा से दिए, मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया। वे उन्हें नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे गश्त ने देख लिया। वे पूछने आए कि क्या हो रहा है। गलतफहमी के डर से मैंने उन्हें जाने देने का संकेत देने के लिए अपनी जेब में 8 का इशारा किया। फिर किसी ने कहा कि मेरे पास बंदूक है, कि मैं खतरनाक हूं, और तुरंत उन्होंने मुझे जमीन पर पिन कर दिया। मुझे बताओ, क्या ये फंसाना नहीं है? बलवान आदमी ने गुस्से से कहा। एक बार अंदर आने के बाद कौन जानता है कि हम कब बाहर निकल सकते हैं। मैंने वे बटुए कचरे के डिब्बे में छोड़ दिए, दिन तक उन्हें शायद कचरा उठाने वाले ले जाएंगे। वह कई युवतियों की सद्भावना थी। तुम्हारा बटुआ इसके मुकाबले क्या है? मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी तक खरीदार को डिलीवर भी नहीं किया गया है। वह एक सुनिश्चित सौदा था और अब वह खराब हो गया है। ग्राहक शायद अभी भी मेरे जवाब का इंतजार कर रहा है। अगर मैं माल डिलीवर नहीं करता, तो मेरा सालों का ईमानदार व्यापार खत्म हो गया। निराश मत हो, निश्चिंत रहो, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है। एक बार जब चीजें साफ हो जाएंगी तो हम ठीक हो जाएंगे। वे हमें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, ज्यादा से ज्यादा ये कई दर्जनों घंटों की हिरासत होगी। लोगों ने चर्चा की और एक दूसरे को सांत्वना दी। हिरासत केंद्र में उनमें से हर एक चरित्र था और वे इतने मनभावन ढंग से बोले कि मुझे यहाँ थोड़ा पसंद आने लगा। केशव ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर भी क्या भाई रोहित वास्तव में मुझे बचाने आएंगे? कप्तान का तनाव और एक एहसान। इस क्षण कार्यालय में रोहित और अभिजीत, कप्तान अभिजीत के साथ फोन पर बात करने के बाद एक बैठक की व्यवस्था की थी। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि स्टेशन गतिविधि से भरा हुआ था, विभिन्न मामलों से निपट रहा था, दोनों बड़े और छोटे। कुछ में गंभीर अपराध शामिल थे, जबकि अन्य मामूली विवाद थे, जैसे कि पड़ोसी झगड़े और वैवाहिक कलह। बेशक कुछ काफ़ी विशेष अपसामान्य घटनाएं भी थीं जिनके लिए तत्काल दस्तावेजीकरण, रिपोर्टिंग और मामले के अधिकार क्षेत्र का हस्तांतरण आवश्यक था। कप्तान के रूप में कप्तान अभिजीत को सबसे ज्यादा दबाव महसूस हुआ। आपातकाल के समय में उन्हें अपनी टीम को कार्रवाई में ले जाने की जरूरत थी, और जब आपातकाल नहीं होता था तो उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों को संभालने की आवश्यकता होती थी। अरुण, वह दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसे तुरंत ऊपर पहुंचाओ, उन्होंने आदेश दिया। मुझसे मत पूछो कि क्या करना है, बस पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करो। क्या व्यक्ति भाग गया? निगरानी की जांच करो, उन्हें तुरंत पकड़ो और न्याय के कटघरे में लाओ। किसी भी परिस्थिति में हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उस पड़ोस में स्थिति थोड़ी जटिल है, जिसमें एक विशेष घटना शामिल है। सबसे पहले, किसी भी चीज से पहले स्थिति को स्थिर करो। घबराहट को फैलने मत दो। हम इस नाजुक मोड़ पर अराजकता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
उच्च अधिकारियों ने किसी भी कीमत पर जयपुर शहर में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का कड़ा आदेश दिया है, जिससे लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लॉकडाउन पास के निवासियों की भलाई के लिए है। अगर वे समझ नहीं सकते तो उन्हें धैर्य से समझाओ। मुझे परिणाम चाहिए, रिपोर्ट नहीं। इन सब रिपोर्टों का क्या उपयोग है? पूछताछ जारी रखो और बेकार मामलों से भटको मत। कप्तान अभिजीत कार्यालय हॉल में खुद को व्यस्त रखे हुए थे। कई मामलों में उनके इनपुट की आवश्यकता थी, जिससे उन्हें लगा कि 24 घंटे काम करना भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये सिर्फ उनका जिला नहीं था, बाकी में से कोई भी बेहतर नहीं कर रहा था। आखिरकार यह एक विशेष अवधि थी। कप्तान अभिजीत ने अपना सिर रगड़ा, थका हुआ महसूस कर रहे थे, फिर भी उन्हें उस महान जिम्मेदारी का भी गहरा एहसास था जिसे वह वहन कर रहे थे। वह इस पद पर खड़े होकर थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकते थे। कप्तान अभिजीत, तुम बहुत व्यस्त लगते हो, रोहित ने टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि मैं एक गलत समय पर आया हूँ, तुम्हारे कार्यक्रम में बाधा डाल रहा हूँ। कप्तान अभिजीत ने ऊपर देखा और रोहित को देखकर झुंझलाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, तुम गलत हो। तुम्हारा आना वास्तव में मेरे लिए एक विराम है। आखिरकार उच्च अधिकारियों ने फैसला सुनाया है कि विशेष मामलों को शीर्ष प्राथमिकता मिलती है, यहाँ तक कि छोटी चीजें भी बड़े मुद्दे हैं। बाकी सब अभी इंतजार कर सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि तुम्हारी हर चाल, इसे गंभीरता से कहें, जयपुर शहर के जीवन और मृत्यु से बंधी हुई है। लाखों लोगों की सुरक्षा और अस्तित्व से बड़ा कौन सा मामला हो सकता है? रोहित ने कहा, इतनी गंभीरता से मत बोलो। लाखों लोगों का जीवन मेरे न्याय करने की योग्यता से परे है, ये राज्य का मामला है। इस बार मेरी यात्रा मुख्य रूप से व्यक्तिगत मामलों के लिए है। जैसा कि हमने फोन पर बात की थी, तुम अंकुश को ढूंढ रहे हो, है ना? कप्तान अभिजीत खड़े हो गए, ब्रेक लेने का मौका जब्त कर लिया और एक कप चाय बनाई। क्या तुम थोड़ी चाय लेना चाहोगे? नहीं, धन्यवाद, रोहित ने जवाब दिया। कप्तान अभिजीत ने कहा, मेरे पास अंकुश की संपर्क जानकारी है, लेकिन मैं केवल तभी उससे संपर्क करता हूं जब कोई विशेष घटना होती है। मैं उसे बेवजह कॉल करने की हिम्मत नहीं करूंगा, वह साथ मिलना आसान व्यक्ति नहीं है। तुम ये समझ सकते हो, विशेष प्रशिक्षण की कमी के कारण जिन लोगों को विशेष उपचार मिलता है उनमें हमेशा कुछ दोष होते हैं, वैचारिक चेतना में बहुत उच्च नहीं होते। ओह अंकुश, भूत राइडर को यह मत बताना, वरना मुझे एक और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, उन्होंने जोड़ा। रोहित हंसा, चिंता मत करो, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं गपशप करने वाला नहीं हूँ और इसके अलावा मैं अंकुश को भी पसंद नहीं करता। क्या तुम्हें उससे कुछ काम है? कप्तान अभिजीत ने पूछा। बस कुछ पुष्टि करने के लिए, रोहित ने जवाब दिया। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें उसका उपग्रह एन्क्रिप्टेड फ़ोन नंबर दूंगा और तुम उससे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन तुम इस मुद्दे के बारे में अपने ऑपरेटर से पूछ सकते थे, एक विशेष यात्रा क्योंकि? कप्तान अभिजीत ने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, मैं एक व्यक्तिगत काम के लिए भी यहाँ हूँ। मैं किसी को रिहा करवाना चाहता था और सोचा कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? अगर यह एक गंभीर मामला है तो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, कप्तान अभिजीत ने कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह शायद बस एक गलतफहमी है, रोहित ने कहा। कप्तान अभिजीत ने कहा, मुझे नाम बताओ और मैं किसी से इसकी जांच करवाऊंगा। अगर यह वास्तव में एक मामूली मुद्दा है तो हम उन्हें जल्दी रिहा करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन अगर यह एक प्रमुख मामला है, भले ही तुम उन्हें जमानत पर बाहर निकालना चाहो, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह एक कानूनी मामला है, कृपया समझें। बेशक, मैं तुम्हें मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहूंगा, रोहित ने कहा। मेरे दोस्त का नाम केशव है और वह मेरे ही उम्र का है, निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ने वाला प्रकार नहीं है। ठीक है, ये रहा अंकुश का उपग्रह एन्क्रिप्टेड मोबाइल नंबर, तुम उससे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हो। कप्तान अभिजीत ने केशव नामक व्यक्ति के मुद्दे की जांच करने के लिए किसी को निर्देश देते हुए कहा। अध्याय 153, खलनायक ज्यादा बोलने से मर जाता है। डुडू टिल्डर, फोन बजा। हेलो, कौन है? फोन के दूसरी तरफ से अंकुश की आवाज आई। अंकुश, मैं हूँ, रोहित। रोहित स्टेशन में रघु के सैटेलाइट पोजिशनिंग मोबाइल फोन के साथ खड़ा था और नंबर डायल किया। रोहित, अंकुश मुस्कुराया, तुम वास्तव में मुझे कॉल कर रहे हो? ये दुर्लभ है। क्या बात है, मन बदल गया? मेरे सहायक बनने और जयपुर शहर को प्रबंधित करने में मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? रोहित ने कहा, क्या तुमने रोनी और उसके 4 लोगों के परिवार को मार डाला? वह बिना किसी ढोंग या घुमावदार बात के सीधे मुद्दे पर आया।
अंकुश के अंत में एक ठहराव आया इससे पहले कि उसने जवाब दिया, तुम क्यों पूछते हो? रोनी की मौत से पहले उसने मुझे बताया था कि क्लब का कोई उसे मारने वाला है और सावधान रहने के लिए कहा था। हालांकि क्लब के उपेंद्र गुप्ता ने कहा कि उसने रोनी को नहीं छुआ और वह मुझे भी खत्म करना चाहता था। रोहित ने कहा, स्पष्ट रूप से कोई जानबूझकर अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब का उपयोग करके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि रोनी को अंधेरे में रखा गया था, ये पता लगाने में असमर्थ था कि क्लब या कोई और उसे मारना चाहता था। अगर मेरा अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब के साथ टकराव होता तो जयपुर शहर में सबसे खुश कौन होता? मेरा मानना है कि अंकुश, तुम निश्चित रूप से उनमें से एक होगे। ये जानकर कि मेरा रोनी के साथ सहयोग का इतिहास है, उसकी भूत रक्त क्षमता किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भूत मास्टर के लिए महान सहायता है। इसलिए उसकी मौत अप्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि मैं एक भविष्य का सहायक खो देता हूँ। इसके अलावा यह मुझे उपेंद्र गुप्ता पर संदेह करने के लिए उकसाता है, और अगर कोई संघर्ष पैदा होता है तो यह एक पत्थर से 3 शिकार करने जैसा होगा। और असली भड़काने वाला बस पीछे बैठ सकता है, परिणाम देख सकता है और अंत में गंदगी साफ करने के लिए इंतजार कर सकता है। इस तर्क के आधार पर मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सही हूँ। रोहित का लहजा बहुत गंभीर था, उसमें ठंडी उदासीनता और शत्रुता भरी हुई थी। हा। फोन से अंकुश की हंसी आई। तुम किस पर हंस रहे हो? थोड़ी देर हंसने के बाद अंकुश का लहजा अचानक बदल गया, थोड़ा जंगली हो गया। रोहित, तुम्हारे पास दिमाग है, लेकिन तुम इतने चालाक नहीं हो। हाँ, मैंने रोनी और उसके 3 लोगों के परिवार को मार डाला। मैंने जानबूझकर तुमको भड़काने, तुमको अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन चारों की मौतों का इस्तेमाल किया। याद है तुमने शहर के केंद्र में पहले क्या कहा था, कि तुम मेरे साथ अंत तक जाओगे। मुझे मत बताना कि तुमने सोचा था कि मैं बस बातें कर रहा था। जब शब्द बोले जाते हैं तो उन पर कार्य करना चाहिए। आज तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, मुझे पहले ही खबर मिल चुकी है। अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब को बहुत नुकसान हुआ है, 1 दर्जन से अधिक मारे गए, अधिकांश शेयरधारक तुम्हारे हाथों मारे गए। तुम वास्तव में गले तक गए। बहुत बुरा हुआ कि तुमने उपेंद्र गुप्ता को नहीं मारा, लेकिन बेशक तुम उसे नहीं मार सकते। उसका भूत उसके भाई अरूप गुप्ता द्वारा हाथ से चुना गया है। हालांकि यह उच्चतम आतंक स्तर का नहीं है, ये काफ़ी अद्वितीय है और उपेंद्र गुप्ता को जीवित रखने के लिए उपयुक्त है। अब इसके बारे में सोचो, अगर उपेंद्र गुप्ता नहीं मरा है तो क्लब के साथ तुमने जो किया है उसे देखकर वह कैसी प्रतिक्रिया दे सकता है? क्या वह गुस्से में आकर तुम्हारे पूरे परिवार को मार सकता है? हे, मुझे ऐसा होते देखकर बहुत खुशी होगी। रोहित ने अपनी भौहें से कुड़ी। मैंने सोचा था कि तुम मना कर दोगे, उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से स्वीकार कर लोगे। मैं क्यों मना करूं? तुम्हारे कॉल से साबित होता है कि तुम पहले ही सच्चाई का अनुमान लगा चुके हो और अब मेरे लिए इसे छिपाना व्यर्थ होगा। इसके अलावा अब जब उपेंद्र गुप्ता और तुम अलग हो गए हो, भले ही वह जानता हो कि मैंने इसे भड़काया था, ये बहुत देर हो चुकी है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह अक्सर कहता है कि एक मुस्कान गहरी नाराजगी को दूर कर सकती है, लेकिन मुझे डर है कि तुम नहीं जानते कि वह कितना बदला लेने वाला हो सकता है, अंकुश ने तिरस्कार के साथ कहा। इसके अलावा हालांकि अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब को हुआंगगांग गांव में भारी नुकसान हुआ, केवल उपेंद्र गुप्ता ही भूत मास्टर के रूप में नहीं बचा है। आज तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी, एक ऐसी स्थिति में भाग गए जहां कुछ लोग क्लब में नहीं थे। उपेंद्र गुप्ता को कुछ समय दो, एक बार जब वह कुछ व्यवस्थाएं कर लेगा तो तुम्हें पछतावा होगा, भले ही तुम खुद 2 भूतों को नियंत्रित करते हो। रोहित ने कहा, तुमने मुझे इतना कुछ बताया है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा? उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह अंकुश वास्तव में एक सांप जैसा था, इतना गहरा छिपा हुआ था। अगर रोहित ने इन घटनाओं के माध्यम से कुछ सुराग नहीं उठाए होते तो वह अंत तक अंधेरे में ही रहता। मैं कुछ देर के लिए गायब हो जाऊंगा। निश्चिंत रहो, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। जब तक तुम और उपेंद्र गुप्ता के बीच की लड़ाई तय नहीं हो जाती, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। अगर मैंने इस समय कदम उठाया तो मुझे दोनों पक्षों से दबाव सहना पड़ेगा। जब तक मैं छिपा रहता हूं, तुम और उपेंद्र गुप्ता के बीच की लड़ाई जारी रहेगी। मेरा मानना है कि तुम्हारे मरने की संभावना तब थोड़ी अधिक होगी। अंकुश ने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, युवा, ये समाज विश्वासघाती है। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। यह मत सोचो कि तुमने बस कुछ सालों तक अध्ययन किया है और एक भूत संचालक बन गए हो तो तुम कुछ खास हो। मेरी नज़रों में तुम अभी भी बहुत भोले हो। तुम वयस्कों की लीग में खेलना शुरू भी नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे तुम मूर्खता से हुआंगगांग गांव में चले गए।
सच कहूं तो जिस दिन तुम गांव में घुसे मैंने सोचा कि तुम मर चुके हो। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम जिंदा वापस आओगे, लेकिन अंत में तुम हुआंगगांग गांव से जिंदा बाहर निकल ही आए और वहां की असामान्य घटना को भी हल कर दिया। किस्मत या ताकत जो भी हो, मैं अब तुम्हें एक संभावित खतरा मानता हूं। जयपुर शहर में केवल एक अंतर्राष्ट्रीय भूत संचालक हो सकता है और वह मैं होने जा रहा हूं। धम धम धम। जैसे ही अंकुश बोला, रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हैंडसेट से एक धीमी खटखटाहट की आवाज आई। एक के बाद एक खटखटाहट जैसे सीधे दिल पर वार कर रही हो, लगभग दम घोंट रही हो। यह क्या है? अंकुश का लहजा बदल गया जैसे ही उसने जल्दी से पूछा। तभी रोहित की आवाज आई, एक कहावत है जो सच लगती है, खलनायक अपने बड़बड़ाने के कारण मर जाता है। भूत द्वार खटखटाने वाली घटना के बारे में तुम कितना जानते हो? अगर तुम नहीं जानते तो शायद तुम्हें बाद में इसकी जांच करनी चाहिए। चून की रोनी की मौत और अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब की घटना दोनों तुम्हारे किए थे। मैं आराम कर सकता हूँ। कम से कम अब मुझे पता है कि दुश्मन कौन है। तो यहाँ तुम्हारे लिए एक चुनौती पत्र है, ये देखने के लिए कि क्या तुम इसे संभाल सकते हो। तब हम एक उचित मुकाबला कर सकते हैं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। एक बार जब संचार टूट गया, अंकुश को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने समर्पित ऑपरेटर को जयपुर शहर के 7वें हाई स्कूल में असामान्य घटना के संग्रह को निकालने के लिए बुलाया। जयपुर शहर के 7वें हाई स्कूल में भूत द्वार खटखटाने वाली घटना। अंकुश ने एक मोटा मोटा नजर डालने के बाद उसका चेहरा अत्यंत बदसूरत हो गया। कोई भी जो खटखटाहट की आवाज सुनता है उसे वह भूत ढूंढ लेगा, और वह एक ऐसा भूत है जिसने पहले ही एक भूत क्षेत्र बना लिया है। उस धिक्कार है, रोहित ने मेरे साथ गंदा खेल खेला। चाहता है कि मैं उस असामान्य घटना में फंस जाऊं और मर जाऊं। बहुत अच्छा, मैं उसे जल्दी पकड़ने का श्रेय दूंगा। मैंने अभी उसे एक सबक सिखाया और अब वह उसी चाल का उपयोग करके किसी और को मारने के लिए चाकू उधार ले रहा है, यहाँ तक कि एक भूत को भी शामिल कर रहा है। एक आपदा स्तर के भूत के हाथों से बचना कोई आसान काम नहीं था, खासकर जब उस भूत का एक भूत क्षेत्र हो। रोहित के कदम को एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। भले ही अंकुश रोहित को मारने में कामयाब हो जाए, शाप उसके साथ बना रहेगा और उसे अभी भी एक आतंक स्तर की घटना का सामना करना पड़ेगा। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया वह ये जानना नहीं था कि वह भूत कब दिखाई देगा। इस क्षण अंकुश खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। उसे अपनी श्रेष्ठता दिखाने और रोहित का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब उसने खुद को भी मुसीबत में डाल दिया था।